बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी अखाड़ा ज़रूर जमा हुआ है। कश्मीर के अंदर इंतखाबात की वजह से तुंदी और तेज़ी के साथ लफ्जी बौछार भी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है, लेकिन यहाँ एक तरफ सियासत है, यहाँ एक तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, तो दूसरी तरफ रीजनल पॉलिटिक्स बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर रोनमा होने वाले पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद तशवीशनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान को फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सोशल डोमेन के अंदर किस तरीके से सद्देबाब करना है इस तमाम सूरत हाल का, उसके हवाले से सोचना पड़ेगा। ये सोच विचार जारी तो है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तक क्या ये पहुंच रही है या नहीं। पिछले 24 घंटे के अंदर अफगान तालिबान 271 अफगान तालिबान को ख़त्म कर दिया गया है काबुल गवर्नमेंट की तरफ से, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसके साथ साथ पिछले दिनों में भारत फौरन से जिस तरह से दुम दबाकर अपने काउंसिल खानों को खाली करके गया और उसके बाद ये खबर सामने आई कि असलहा की फराहमी भारत की तरफ से होती रही सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बाद एक और ही सूरत हाल रीजन में पैदा हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है? पाकिस्तान क्या स्पिल ओवर होने वाले रेफ्यूजीज को कबूल करेगा या नहीं करेगा? इस हवाले से बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है। इस बारे में हमसे बात करेंगे आज हमारे साथ प्रोग्राम में पहले हिस्से में मौजूद होंगे रऊफ हसन साहब, जो कि SAPM फॉर इंफॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा अपने सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे उन अवामिल के बारे में जिन अवामिल के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली स्पीच में ही ये कहा था कि मुझे ये अवामिल ख़त्म करने हैं, यानी ग़िज़ाई फ़ुक़दान, मैल नरिशमेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। हर 100 ख़ानदानों के अंदर से 16.4 ख़ानदान ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत फेस कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज और इसके साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ों को कब करना है, इसके साथ सीड पे रिसर्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ़खर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन डोमेन में हमें ज़्यादातर पाकिस्तानी सियासत के बारे में सुनने को ज़रूर मिलता है, यानी इस सियासतदान ने ये कहा तो सही कहा या नहीं कहा। लेकिन इस वक्त इंफॉर्मेशन डोमेन में बहुत बड़ी एक खला हमें महसूस हो रही है, और वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के शहरियों को ये बावर करवाना कि वहाँ की सूरत हाल पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कोई स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान के अवाम को किस तरीके से इस बात पे इंश्योर किया जाए कि उनको मालूम हो कि अफगानिस्तान के हालात किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, जो आपने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये करती है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की डोमेन में आता है, वो काम भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ही है। अब अगर उसका कोई अंदाज़ के ऊपर आप कोई कमेंट कर रही हैं, तो अंदाज़ डिक्टेट करना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम नहीं है, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाती हैं। जिस अंदाज़ से आप बात कर रहे होते हैं, शायद उसी अंदाज़ से गुफ्तगू देने में, गुफ्तगू करने में या जवाब देने में उसको सही माना जाता है। आप हमारे एक शख्स के अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ही काम है। और बाकी जो आपने जिक्र किया है कि और पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड करना, बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका सवाल है, वो शायद नज़र आने वाली चीज़ ना हो, लेकिन काम हो रहा होता है। तहखाने जो स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम कर रही है और काफ़ी देर से काम कर रही है, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी जो मर्जर होती है वो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाती है। सो वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है वो भी बैठा हुआ है, उसकी भी उसमें एक राय होती है, एक इनपुट होती है। ये ओवरलैप जो है या ये मर्जर जो है, जिसको आप मर्जर कह रहे हैं, ये इस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बेहतर है या तनाव पैदा हो जाता है? नहीं, इस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बहुत सी इनपुट्स आपको चाहिए होती हैं। कोई एक डिपार्टमेंट सिर्फ वो इनपुट नहीं देता। नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत सी इनपुट्स है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, बहुत सारी डिविजन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम शायद अल्टीमेटली ये बनता है कि जी वो इनपुट्स देने के बाद, वो सारे ब्रीफ लेने के बाद उनको यकजा किया जाए और फिर उसके बेसिस के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करके उसको डिसमिनेट किया जाए। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वो काम जो है वो कर रही है। शायद इसमें अभी हमें इसको और ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आगे ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये आपको रीअश्योर करना चाहूँगा कि काम बिल्कुल हो रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में और हफ्तों में और महीनों में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो
काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होगी हमारी। राइट। अच्छा रऊफ साहब, अब ज़रा आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है तो हमसाए, लेकिन हमारा मशरकी हमसाया जाकर ज़्यादा असर और रसूख रखे हुए अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी चल रही है, उसे नज़रअंदाज हम कर नहीं सकते। देयर इज़ नो वे दैट वी कैन टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दैट। कंसिडरिंग ऑल दिस, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से स्पिल ओवर के चांसेस हैं, हम उसको कैसे प्लान कर रहे हैं केटर करने का? वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ जगह पर ये कहा गया कि जी जो रेफ्यूजीज़ होंगे उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन पहले ही हम लोग 30 लाख रेफ्यूजीज संभाले हुए हैं और आज तक वो अफ़गानिस्तान नहीं गए। तो एक बार फिर क्या हम ये गलती करने को तैयार? नहीं, ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि हम उनका ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने, बल्कि हम जो अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं इस वक्त ना, वो ये है कि हम किस तरीके से इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ जो है उनको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि अब और रेफ्यूजीज़ हमारे मुल्क में दाखिल ना हों। उसमें हम लोग बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है, और उसमें से एक ईरानियन तरीका जो है, जो उन्होंने जो डील किया था जिस तरीके से कि उनको कन्फाइन किया गया था एक इलाके में। हमारे में जब रेफ्यूजीज़ आए थे तो वो शहरों और गाँव में, कस्बों में फैल गए थे, जिसने कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस, सोशल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया था। ईरानियंस ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने बॉर्डर के साथ जो है उनके लिए इनकैम्पमेंट्स बना दी थी और वहीं उनको रख दिया था। तो हम उनसे भी देख रहे हैं कि क्या वो तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। अब लास्ट टाइम जब रेफ्यूजी आए थे और अब के वक्त में बहुत फ़र्क इस तरीके से है कि जी हमारी जो बॉर्डर फेंसिंग भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 90% बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है, और हम आज बहुत बेहतर तरीके से तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ये कहा, ठीक कहा, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि रेफ्यूजीज़ हमारे मुल्क में आएँ। सो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, ताकि रेफ्यूजीज़ जो हैं वो दाखिल ना हो सके। वो किस बनाई जाएंगी? वो एक पॉसिबिलिटी है। हम ये तो डेफिनेटली हम डिसाइड कर चुके हुए हैं कि उनको हम शहरों और कस्बों में नहीं आए। राइट। अच्छा रऊफ साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान खुद एक रिसोर्स स्केर्स कंट्री है। अभी हम बात भी करेंगे अभी आगे चल के कि हमारी अपनी पॉपुलेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का फुकदान पड़ जाता है। ऐसे में पहले से 30 लाख रेफ्यूजीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बारे में शामिल कुरैशी साहब ने कहा था कि अब हम चाहते हैं कि ये चले जाएँ, लेकिन इस तमाम सूरत हाल जो अभी डेवलपिंग सिचुएशन अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी वजह से एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से मज़ीद रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में हो जाए। पाकिस्तान इस तरह के मुमकिना इन्फ्लक्स से कैसे डील करेगा? क्या हम रेफ्यूजीज़ को आने देंगे? क्या हम उनके लिए कैंप्स बनाएंगे? या हमने क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग कर लिया तो हम कहेंगे भाई आप सरहद के उस पार ही रहें? इसमें कन्फ्यूजन तो कोई नहीं है, ये तो हमने कोशिश करनी है वहाँ रहनी, और जो तैयारी है, जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है हमारी, मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे इसमें कि हम उन लोगों को अंदर ना आने दें। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे फुली प्रिपेयर्ड। ये एक चीज़ है जो हो रही है, इसके ऊपर हमारा कोई इसके ऊपर असर नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते। अफगानिस्तान इस वक्त खाना जंगी की तरफ बढ़ गया, बल्कि वहाँ खाना जंगी शुरू हो चुकी हुई है, तो हम उसके असरात तो पाकिस्तान के ऊपर आएंगे ना। हमने कोशिश करनी है, हत्तल वसा कोशिश करनी है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको इंसुलेट कर सकें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर सकें। 100% गारंटीज़ तो कोई नहीं है, कहीं भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स ए 2700 किलोमीटर बॉर्डर, 20 और उसमें 10% 10 to 15% अभी तक बॉर्डर जो है वो फेंस भी नहीं हुआ। सो आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन कोशिश हत्तल वसा ये है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने आप को हम सिक्योर करें कि फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज जो वो पाकिस्तान में ना हो पाए। राइट। अच्छा रऊफ साहब, अब इसके बाद यकीनन जो भी अभी खाना जंगी हो रही है, उसके बाद जो भी तरीक़ाकार अफ़गानिस्तान के लोग सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर है गवर्नेंस का, खा वो काबुल मॉडल है या फिर वो तालिबान की तरफ जाना है या कोई कोएलिशन गवर्नमेंट टाइप कोई चीज़ जो भी बनाना चाहेंगे, उनके साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात तो बढ़ाना होंगे। एंड वी नो कि अफ़गानिस्तान में सर्टन लॉबी, भारतीय लॉबी काम करती रही है जो पाकिस्तान के मुखालिफ नारे बुलंद करवाती रही है। MNA जलालाबाद के, उनकी हमने स्पीच सुनी, और उनकी थॉट के और भी कई लोग होंगे। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान तक पहुँचे और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को हम बढ़ा सकें? बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। देखिए, कोई चीज़ भी इंश्योर नहीं की जा सकती,
सर्टनटी 100% सर्टनटी के साथ आप नहीं कह सकते कि ये होगा। अब हर मुल्क के, हर रियासत के अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के कंपोनेंट्स होते हैं। इनको वो प्रोजेक्ट करने के लिए वो अपने तमाम जो मैकेनिज़म्स हैं, जो तरीके हैं, जो उनको इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये आपका कहना कि वहाँ इंडिया का असर रहा है, बिल्कुल वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। पाकिस्तान बनने से पहले, मतलब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ वहाँ से लोग जो हैं वो आए थे, हमलावर आए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत भी की हुई है, 700 साढ़े 700 साल वो हुक्मरान भी रहे हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया के। तो वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनके बहुत से ताल्लुकात हैं। फिर ड्यूरेंट लाइन का क्राइसिस है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। हमने तो वो नहीं क्रिएट किया, ये तो हमने हिस्टोरिकल एक इनहेरिटेंस है हमारी जो हमें मिली है। तो इन वजूहात की वजह से यस, अफ़गानिस्तान के साथ एक लेवल ऑफ टेंशन मौजूद रहा है। लेकिन अभी देखना ये है कि जो हालात हैं वो किस तरफ बढ़ते हैं। 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है जी कि प्रेसिडेंट गनी साहब एग्री कर जाएँ उनके साथ बैठ के बात करने को, और एक गिव एंड टेक की बेसिस के ऊपर जो है वो एक मसले का हल निकालने की कोशिश करें। मैं इसके ऊपर बारहा लिखता भी रहा हूँ। मुझे पहले दिन से लग रहा है कि प्रेसिडेंट गनी जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर अभी तक दोहा में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और इनकी हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके करीबी हवारी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, करज़ई की स्टेटमेंट देख लीजिए, अमरुल्लाह साले की स्टेटमेंट देख लीजिए, हम की स्टेटमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके देख लीजिए, वो डायरेक्ट एक पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो मसाइल हो गए ना रऊफ साहब, सॉल्यूशन बताइएगा। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी। अब देखना ये है कि क्या होता क्या है वहाँ। क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्या तालिबान किसी एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे? पॉसिबिलिटी मौजूद है। या तालिबान बाय देमसेल्व्स ऑन देयर ओन काबुल के ऊपर कब्ज़ा करेंगे और वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। उस हाल में, उन हालात में जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली मुख्तलिफ होगी। तो डिपेंड करता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिश है वो ये है कि जिस किस्म की भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में आए, ये उनका अपना मामला है। हम इनकरेज कर रहे हैं कि जी उनके सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है। तो इन अदर वर्ड्स रऊफ साहब, सूरत हाल इतनी फ्लूइड है कि कोई एक फिक्स्ड सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकते। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में से 100 टोटल खानदानों के अंदर से 16.4 खानदान किस मसले से गुजर रहे हैं, किस मसले से दो चार हैं, और हमारी आने वाली नस्लें क्यों कर एक बहुत बड़े जो भौचाल है उसका सामना करना पड़ेगा उन्हें। कौन सा भौचाल है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के खाना जंगी की वजह से जो पाकिस्तान को मसाइल से दो चार होना पड़ेगा उसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान बड़े अरसे से एक मसले से दो चार है, और वो मसला आने वाले वक्तों के अंदर ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो मसला शुरू तो माजी में हुआ, हमारा हाल भी उससे दो चार है, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा उसके आसार दिखाएगा, और वो मसला है मैल नरिशमेंट का। आज से 3 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो खान साहब ने जो अवाम से पहली दफ़ा बात की, उनसे खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने मैल नरिशमेंट का जिक्र किया और कहा कि हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से सही जहनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं कर पाते। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल में जो ग़िज़ाई किल्लत है या फूड इनसिक्योरिटी है ख़ानदानों के अंदर, वो बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पिछले आदादो शुमार के मुताबिक जाएं तो तकरीबन 16% ये फूड इनसिक्योरिटी, यानी 100 में से 16 ख़ानदान इस फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे थे। लेकिन 1 साल के अंदर कोविड से पहले ये फूड इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, और यकीनन कोविड के दिनों के अंदर ये फूड इनसिक्योरिटी उस लेवल से भी ऊपर हो गई। कोविड से पहले जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदादो शुमार बताए, जिस बेसिस के ऊपर जो एक सर्वे हुआ, उस बेसिस के ऊपर 16.4% खानदान जो पाकिस्तान के अंदर है वो फूड इनसिक्योरिटी से दो चार हैं। अब इसका सद्देबाब कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फ़खर इमाम साहब, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के फेडरल मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। फ़खर इमाम साहब,
خان صاحب نے جو آج سے 3 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بچے غذائی قلت کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، وہ خواب کیا پورا ہو بھی سکے گا یا نہیں؟ پچھلے 1 سال سے آپ موجود ہیں منسٹری میں، اس حوالے سے کیا کیا گیا؟ جی، آپ نے یہ سوال جو کیا یہ ہماری قوم کے لیے اور ہماری وزارت کے لیے اور تمام وہ لوگ جو صوبائی حکومتوں میں زرعی شعبے میں کام کر رہے ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ہم نے اسی طرف یہ اپنا ایک راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم اپنی جو میجر کراپس ہیں ان میں اضافہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال جب میں نے قلم دام سنبھالا تھا تو اس وقت پاکستان کی گندم کی پیداوار جو ہمارا میجر غذائی کموڈٹی ہے، اس کی پیداوار تھی 25.25 ملین ٹن۔ اس مرتبہ جو ہمارا ابھی ہارویسٹ ہوا ہے، ہماری جو گندم برداشت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اور ہماری جو وفاق کی حکومت ہے، اس سے مل جل کر ہم نے اپنا ٹارگٹ بھی ایکسیڈ کیا، اور ہماری جو پیداوار ہوئی ہے ریکارڈ پروڈکشن 27.48 ملین ٹنز، یعنی کہ تقریباً 27.5 ملین، یعنی کہ پچھلے سال سے ہم نے تقریباً 2.25 ملین ٹن اضافی گندم پیدا کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب ہم نے امپورٹ کی تھی تو 2.2 ملین ٹن پبلک سیکٹر میں ہمیں امپورٹ ہوئی تھی، اور تقریباً 1.4 ملین ٹن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں امپورٹ کی۔ تو وہ ہمیں ایک کافی، میں سمجھتا ہوں اس میں پیش رفت پیداوار کی لحاظ سے ہم نے کیا ہے۔ امپروومنٹ تو یقیناً ہونی چاہیے فخر امام صاحب۔ آپ نے ڈسٹریبیوشن کی بات کی، آپ نے پیداوار بڑی اچھی ہوئی ہے گندم کی، اس کی بات کی، لیکن جب ہم ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو احساس پروگرام تو ان اٹ سیلف از اے سیپریٹ تھنگ، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پہ جہاں سے ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جا کر سبسڈائز ریٹس کے اوپر اشیاء خورنوش خریدتا ہے، وہاں جا کر لمبی لمبی قطاریں لگانی پڑتی ہیں، اور لمبی لمبی قطاروں کے ساتھ ملتی ہے 1 کلو گندم، 1 کلو چینی، 1 کلو گھی۔ تو آپ جب بات کر رہے ہیں ایکسیسیبلٹی کی، ڈسٹریبیوشن کی، تو وہ وہاں ہوتے ہوئے تو انفارچونیٹلی فخر امام صاحب نہیں نظر آ رہے۔ دیکھیں جی، یوٹیلیٹی سٹورز یہ انڈر دا منسٹری آف انڈسٹریز ایک شعبہ ہے، اور اس کا بھی ایک بہت بنیادی پہلو تو یہی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹس ہیں اس سے نسبتاً عام آدمی کو کم جو بیسک جو آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، دوسری اشیاء زندگی ہیں، ان کے لیے آسانی بنائی جائے کہ ان کو نسبتاً سستے دام پہ یہ دی جائے، اور ہو بھی یہ رہا ہے۔ پر وہ سارے پاکستان میں نہیں ہے، ایک سیکٹر آف کنٹری ہے جس میں ہیں، تو یہ تقریباً اس کے 4000 سے زیادہ آؤٹ لیٹس تمام تر پاکستان میں، اور اس میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑتا ہے۔ پر وہ جو آپ بات کرتی ہیں کہ کس طریقے سے، اور اس میں سبسڈی بھی کافی دی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے۔ پر اصل میں جو جیسے ہم نے پیداوار بڑھائی ہے، اور اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ فرق پڑے گا، پر اس کے باوجود ہمارے جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 29.3 ملین ٹن صرف ویٹ کی ہے، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گا۔ رائٹ۔ اچھا فخر امام صاحب، ہم نے بمپر کراپ پروڈیوس کی ویٹ کی، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی، وائی از دیٹ سو؟ جبکہ ہمارے یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہی بات کے بڑے چرچے کرتی رہی کہ دیکھیں اس سال ہماری گندم کی پیداوار بمپر کراپ ہوئی ہے، بہت بہترین ہوئی ہے، پھر بھی آپ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، وائی؟ جی، اس میں بالکل ٹرانسپیرنسی ہے، میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہماری 27.5 ملین ٹن پیداوار ہوئی ہے، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے سارے ملک کی وہ تقریباً 29.3 ملین ٹنز ہے۔ تو ہماری شارٹیج اس طریقے سے، میں نے پہلے بھی کہا، 5 ملین تو ہمارا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس سال پہلی دفعہ کچھ اسٹریٹجک ریزروز بھی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاتھ میں ہو، کیونکہ اگر مارکیٹ پلے کرتی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل پرائسز کا بھی میجر رول رہا ہے، خاص طور پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے، جس کی وجہ سے یہ جو شارٹیج اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا فیکٹر جو تھا
वो इनटू प्ले आया, जिसकी वजह से चंद अफराद ने यकीनन, मैं ये समझता हूँ कि विंडफॉल प्रॉफिट्स भी बनाए। हमारे एक माशरे में कुछ ऐसा लोग मौजूद हैं जो नाजायज़ तरीके से विंडफॉल प्रॉफिट्स बनाने की हर जगह कोशिश करते हैं, सिर्फ वीट में नहीं और चीज़ों में भी। और इसलिए हमने एक नया सिस्टम थोड़ा सा लाए हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में, कि हमारा जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का हमारे पास इदारा है, हमें तकरीबन 11 लाख टन सीड की ज़रूरत होती है कंट्री वाइड। जो हमारी गंदम की 22 मिलियन एकड़ की पैदावार होती है, और उसमें हमने ये कोशिश की कि हम सर्टिफाइड सीड जो होता है, प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड सीड जिसको साइंटिफिकली कहते हैं, कि वो 5,13,000 तकरीबन निस्फ हमारे पास सर्टिफाइड सीड था। और हमने ये कोशिश की उसकी हम ट्रैक और ट्रेस पहली दफ़ा करें कि जहाँ से वो ख़रीदारी होती है, फिर वो आगे जाते हैं होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर काश्तकार के पास। तो हमने कहा कि वो जो बीज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसकी प्योरिटी और क्वालिटी जो होती है बीज की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर क्रॉप के लिए, और वीट के लिए भी उसी तरह। तो इस दफ़ा पहली मरतबा हमने सेंसिटाइज़ किया सूबों को, ख़ास तौर पंजाब को, क्योंकि पंजाब की तकरीबन 80% पैदावार का रोल है तमाम प्रोडक्शन में वीट का। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी हद तक, इतना ज़्यादा तो नहीं, पर पहली दफ़ा सेंसिटिव है। और यही हमने असूल कॉटन प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई किया है कि उसका जो सीड है उसका हम ट्रेस और ट्रैकबिलिटी को फील्ड में लेकर आए, कि हम एग्जैक्टली हमें पता हो कि कौन सा बीज किस फार्म में जा रहा है। एक ये हमने पहली मरतबा पाकिस्तान में ये काम पिछले साल से शुरू किया। राइट फ़खर इमाम साहब, मैं अभी इसी पॉइंट पर ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकी सवालात को आपके सामने रखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फुकदान, जो खाने का फुकदान, फूड इनसिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है, कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान में सीड के ऊपर रिसर्च कितनी हो रही है, यानी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर साइड पर कितना ज़्यादा है। वहीं हमारे हमसाया मुमालिक पर एकड़ यील्ड हमसे कई ज़्यादा ले पाते हैं, और उसी फसल की पर एकड़ यील्ड जो पाकिस्तान के अंदर है उससे कई गुना कम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल कंट्री होने की, एक ऐसे मुल्क होने की जो कि फ़ख्र करता है अपने नहरी निज़ाम पर, अपने इरिगेशन सिस्टम पर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अजनास हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फ़ख्र इमाम साहब, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी या एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दालें फ़ख्र इमाम साहब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा जुज़्व है पाकिस्तान के हर दस्तरखान का, हर घर के दस्तरखान का, जो कि घर में बनना ही बनना होता है। उसके बावजूद भी हम इसकी इंपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर है हमारा। हम कब इसको इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जा सकेंगे? दालों के जो सीड है उसकी रिसर्च पे, दालों की पैदावार पे, दालों की काश्त पर हम कब ध्यान देंगे? जी, कोशिश तो हो रही है, पर उस हद तक नहीं हुई जैसे आपने कहा कि हम ज़राई पेशा मुल्क तो हमेशा से रहे। 47 में 50% GDP का हिस्सा था ज़राअत का, अब 19.3% है इस साल। वो बात आपकी बचा है कि हमें तो हर चीज़ में पैदावार में इजाफा, और दालें तो हमारी बुनियादी फूड का हिस्सा है। अब बात यह है कि यहाँ हमारे मुल्क में जब काश्तकार ये फ़ैसला करता है कि मैंने कौन सा फसल लगाना है, तो वो देखता है कि जिसमें मुझे मुनाफा निस्बतन ज़्यादा हो। फिर पाकिस्तान में आपने बजा बात की, 25 मिलियन एकड़ हमारा जो ये इरिगेशन इंडस बेसिन प्लान जिसको हम कहते हैं, 25 मिलियन एकड़ हमारा इरिगेटेड सिस्टम है, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। और उसके बावजूद हम उस सतह पर नहीं पहुँचे। और जो बुनियादी बात आपने रिसर्च की, पर रिसर्च से पहले आपकी एग्रीकल्चरल एजुकेशन की जो मयार है, इज़ इट द सेम एज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड चाइना? नो। तो हम ये अब कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बजट की तकरीर में, कि हमें अपनी एग्रीकल्चरल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ का जो मयार है, वी हैव टू ब्रिंग इट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड।
اور اس کے لیے پھر ہم یہاں سے ایک فلوٹ کر رہے ہیں پروپوزیشن اپنی منسٹری کی طرف سے ٹو دی کیبنٹ اینڈ دی آنریبل پرائم منسٹر کہ ہمارا جو ایگریکلچرل ایجوکیشن سسٹم ہے ایٹ دی یونیورسٹی لیول اس کو ہم اپڈیٹ کریں, کریکولم کو ہم ورلڈ کلاس کریکولم, پھر ہماری جو فیکلٹی ہے اس کا معیار ہم جب تک بہتر نہیں کریں گے, اور جو وہ چیز پڑھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ یہی لوگ ریسرچ میں جاتے ہیں, یہی لوگ ایکسٹینشن میں جاتے ہیں, یہی لوگ جا کے پھر کمپنیوں کے ساتھ جہاں کہ وہ آپ کو سیل کرتی ہیں پروڈکٹس. تو ہمیں ساری چیز کی جو بنیاد ہے دیٹ از ایگریکلچرل ایجوکیشن اسپیشلی ایٹ آر یونیورسٹیز. ہمیں تھوڑا تھوڑا کریکولم کی انٹروڈکشن اپنے سیکنڈری اسکولز میں بھی لانی چاہیے, اپنے کالجز میں بھی لانا چاہیے, پر وہ لانگ ٹرم ہے. امیجیٹلی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایگریکلچرل ایجوکیشن کے جو ہماری انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ ہے اس کے اندر ہم کوئی ریفارم ایسا لائیں کہ ہماری اس چیز کو اپ گریڈ کرے. اس کا تمام تر چیز کے دالوں کا جہاں تک تعلق ہے ہم تقریباً 55-60% امپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ. کوشش ہماری ہونی چاہیے جو پہلے بات آپ نے کی کہ ریسرچ مونگی اس دفعہ جو ہمارا مونگی کا کراپ تھا وہ ریکارڈ ہوا, ریکارڈ پروڈکشن ہے, پر اٹس ناٹ سفیشینٹ فار دا کنٹری. ہم نے پہلے سے تو زیادہ گرو کر لی, پر اس کے برعکس جو ہماری ہے چنا, وہ تھل ہمارا ایک ایریا وہاں کاشت ہوتا ہے, وہاں ایک بارش نہیں ہوئی, وہاں پروڈکشن 50% ہوگی کیونکہ اٹس ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن رین فال. اچھا فخر امام صاحب, بارشوں کی آپ بات کر رہے ہیں, بارشوں نے ایک اور جگہ پہ بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. سندھ کے اندر کپاس کی تیار فصل کا وہ برا حال ہوا کہ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی جو کاٹن کی گول تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا آؤٹ پٹ کا. اب ایک اور مسئلہ بھی کپاس کے ساتھ یہ ہے کہ کپاس ہمارے ایکسپورٹس کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے, ہمارا را مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ زیادہ کر پاتی ہے. لیکن اسی کی جگہ کو شوگر کین نے, ایک واٹر انٹینسو کراپ نے لیا ہوا ہے. کاٹن کے اوپر توجہ ہم نے پاسٹ گورنمنٹس کی بھی نہیں دیکھی ہے. پچھلے 1 سال میں آپ نے کاٹن کی پیداوار کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے ایک امپورٹ لیس اینڈ ایکسپورٹ سے بھرا ہوا کنٹری جو کہ ایکسپورٹ کرتا ہو تمام وہ اشیاء جو کہ پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان ہو, ان کو باہر بھیجنا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں کاٹن کا ذرا زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا. اس پہ کوئی پالیسی کا فقدان نہیں آپ کو نظر آتا گورنمنٹ لیول کے اوپر؟ جب میں پچھلے سال آیا تھا جی اس وزارت میں نے سیدھا آتے پہلی میں نے جو کام کیا تھا, میں نے موو کیا تھا بڑے سالوں کے بعد کہ ایک منیمم سپورٹ پرائس کاٹن کی گورنمنٹ کو دینی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایک زمانے میں 10-15 سال پہلے, پر پھر بیچ میں نہیں ہوا. میرا فوکس اسی پہ تھا جو آپ نے بات کی, کاٹن کو ہم ٹوٹل سپورٹ دیں, مختلف پہلو, اس کا سیڈ ٹیکنالوجی نمبر 1, اس کی پرائسنگ نمبر 2, اس کی جو پھر آتے ہیں اٹیکس آف پیسٹیسائڈ وہ ہم اویلیبلٹی کیسے کریں گے. اٹس اے ہائیلی ڈیفیکلٹ کراپ, بٹ اگر وہ صحیح معنوں میں جس طرح ہم ایک زمانے میں کرتے رہے, ہماری 14 ملین بیلز تک بھی ہوتی رہی. اور پچھلا سال جیسے آپ بجا کا جو انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئی ہیں کراچی اور سندھ میں, لوور سندھ میں, ہمارا پچھلے سال جو تھا ٹارگٹ سندھ پروونس کا کپاس کا وہ تھا 4.5 ملین بیلز, 45 لاکھ بیل, اور کتنا نکلا 21-22 لاکھ بیل. وجہ ایک, اتنی زیادہ بارش ہوئی, 100 سال میں اتنی بارش نہیں, پرسپٹیشن کی انتہا تھی. اس کا کیا نتائج ہوئے, پانی وہاں کھڑا رہا, جہاں کاٹن کراپ میں پانی کھڑا ہو بالکل ڈسٹروائے ہو جاتی 100%. اس کی نتائج میں ان کی پروڈکشن 40% ہوئی آف دا ٹارگٹ, وہ بڑا سیٹ بیک ہوا. رائٹ. اچھا فخر امام صاحب, I'm sorry I'm cutting you short over here. آپ نے کہا کہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے. اگر ہم آؤٹ پٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے تو اس کے اندر where does the problem lie? کیا ہم صوبوں کے اندر اس بات کا کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, آپ اس صوبے کا اتنا حصہ ہوگا, اس صوبے کا اتنا حصہ ہوگا, اور اگر کنسنسس ہے تو پھر ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ نہیں, کنسنسس تو تھا. یہ کنسنسس جو 4 ملین بیل کا, 4 ملین ایکڑ کا ہمارے یہاں ایک ہوتی ہے فیڈرل لیول پہ, ایک سال میں 2 میٹنگز, اس میں یہ صوبہ پنجاب نے, گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ فگر تھا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا 4 ملین, انہوں نے اپنے ہاں کنسلٹیشن کر کے. پر اصل میں بات کیا ہے, وہ تو گورنمنٹ تو فگر دے دیتی ہے. اب کاشتکار یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پروفٹ دھان میں زیادہ ہوگا, جیسے آپ نے بھی اپنی بات میں کہا انٹرو میں, شوگر کین میں زیادہ ہوگا, کپاس میں زیادہ ہوگا, مکئی میں زیادہ. اس کے پاس 4 آپشنز ہیں خریف کے. گندم اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ وہاں آپشنز کم ہیں,
تو یہ وجہ ہے کہ جب اب کاشتکار کو جہاں سے معاوضہ زیادہ ملتا ہے، اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں ہم ان کو اتنے زیادہ اٹریکشن بنا دیں کپاس کی کہ وہ پھر یہ ٹارگٹ میٹ کر جائے. ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. اچھا فخر امام صاحب، لاسٹ کوشچن، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. ہمارے رین کے پیٹرنز تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں موسمیاتی تبدیلیاں، یعنی ٹاپ 10 وہ کنٹریز جس سے جو کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہوں گے ان کے اندر پاکستان کا نام ہے. اب اس سے نبردآزما ہونے کے لیے ہم کیا پالیسی چینجز کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسا سیڈ لے کر آ رہے ہیں جو کہ زیادہ ریزیلینٹ ہو اس طرح کی چینجز کے اگینسٹ، یا ہم اپنی کراپنگ پیٹرنز کو چینج کریں گے کہ ہمارے یہاں جو قلت ہو جاتی ہے، چاہے وہ گندم کی ہو یا کاٹن خراب ہو گئی بارش سے، یا بارش یا اولے پڑنے سے فصلیں باقی خراب ہو گئیں، کیا ہم اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں کہ اب کلائمیٹ چینج تو ہے ہی ہے لیکن اس کو سالو کیسے کیا جائے ان ٹرمز آف ایگریکلچر آف پاکستان، فوڈ سیکیورٹی آف پاکستان؟ جی بالکل، اس کے اوپر بہت کوشش ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہمارے جو ماہرین ہیں یقیناً پچھلے چند سالوں سے اس پہ غور بہت کر رہے ہیں. پر کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جی کہ جس ہمارے جیسے ملک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں شاید اس سطح پر نہیں ہے جیسے نارتھ امریکہ، یورپین یونین، جاپان، چائنا ہے، آسٹریلیا، کینیڈا اور کچھ حد تک برازیل. تو ہمارے ہاں یقیناً ہم اس پہ ہم غور و خوض زیادہ کرتے ہیں، کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں بھی کچھ لوگ کام اس پہ کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسے بجا کہا کہ وی آر مانگس دا 10 موسٹ vulnerable نیشنز ان دا ورلڈ. بٹ ایک چیز جس کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دینا چاہیے آنریبل پرائم منسٹر، یہ جو ٹریز سونامی کے اتنے بلین ہم ٹریز لگائے گئے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انیشیٹو رہا ہے. پہلے وہ کے پی میں ہوا، اب سارے پاکستان میں اس انیشیٹو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان از ون آف دی لیسٹ covered areas with forest. ہم انفارچونیٹلی ہم 4 اور 5% کے درمیان ہیں. یورپ موسٹلی وہ تو میرا خیال ہے 30 سے 50 یا کئی جگہ 80% تک ہے اسکینڈینیویا. اسی طرح نارتھ امریکہ آپ لے لیں، کینیڈا کو لے لیں، برازیل کو لے لیں. برازیل کے پاس تو خیر ورلڈ کلاس پرانے فارسٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرف توجہ یقیناً ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ہماری واٹر سٹریس ہے یہ بہت بڑا ایک ایشو بن رہا ہے. ایک تو کلائمیٹ آ جاتا ہے، جیسے بارشوں نے ڈسٹروائے کیا کاٹن کو لاسٹ ایئر. اب ہمارے پاس پھر آپ نے دیکھا 2010 میں جو انڈس کا تھا بہت بڑا فلڈ آیا اوور 100 ایئرس. چناب میں 2014 کا یہ کلائمیٹ چینج کے ڈائریکٹ اس کے امپیکٹ ہیں جس نے ہمارے ہاں آ کے بہت ڈیوسٹیشن کی تھی. پر اس کے باوجود ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے جو ریسرچرز ہیں، ان کے لیے اور ہماری حکومتوں کے لیے بہت انتہائی بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ہم جس حد تک کوشش کرتے ہیں ہم کریں گے. اور اگر اس چیلنج سے ہم نبردآزما نہ ہو سکے فخر امام صاحب تو دیٹ وڈ بی یقیناً ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. بہت شکریہ فخر امام صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ایک بات تو واضح ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس بات پر نظر نہیں رکھنی کہ کس نے کب کیا کہا پاکستانی سیاست میں، بلکہ ہمیں ملک کے آنے والے بچوں، آنے والی نسلوں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. اور شاید یہ سوچ ہمیں کہیں نہ کہیں ابھی کھوئی ہوئی ہے. وہ ملک جو کہ آج آپ کو ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، وہ اس زمانے میں جب ہم شاید محلوں کی تعمیر کر رہے تھے وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے. آج ان یونیورسٹیوں سے ٹاپ کلاس لوگ جو کہ سب سے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کریم آف دی ورلڈ سمجھے جاتے ہیں، وہ ان ممالک کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو اگر ہم لوگوں نے ایگریکلچر کے اندر سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، اگر ہم نے ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری بننا ہے، تو ہمیں فوری طور پر اپنے ایگریکلچر، اپنی فوڈ سیکیورٹی، اپنے لوگوں کی غذائی قلت کو ختم کرنے کی طرف دھیان دینا ہوگا. وزیر اعظم صاحب کا یہ خواب تو ہے، یہ خواب پورا کب ہو سکے گا یہ اب دیکھنا ہے کہ 5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.